हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटरी प्रोटीन कैन एक्ट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेटर। इनमें से कौन सी जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो पॉजिटिव और नेगेटिव की तरह व्यवहार करती है, मतलब वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ऑन बाइंडिंग टू द सेम डीएनए एलिमेंट, जो कि सेम डीएनए एलिमेंट पर बाइंड होती है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के ही जो है रेगुलेटरी व्यवहार करती है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है लेग रिप्रेसर, दूसरा है लेमडा रिप्रेसर जिसे हम बोलते हैं सी फर्स्ट रिप्रेसर, आर्क ARA सी प्रोटीन जो कि होती है अरेबिनोज सी प्रोटीन, और TRP यानी कि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। ठीक है, तो पहले इनके नाम लिख देते हैं एक बार। ये है लेग रिप्रेसर यानी कि लैक्टोज रिप्रेसर प्रोटीन। ये लेमडा CI रिप्रेसर है, और ये जो लेमडा CI रिप्रेसर है ये पाया जाता है किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर। ठीक है, ये होता है बैक्टीरियोफेज में। क्लियर। ये जो लैक्टोज होता है ये हम पढ़ते हैं इसको इकोलाई के अंदर। ठीक है, ये अरेबिनोज सी प्रोटीन है, ये भी अरेबिनोज सी प्रोटीन। ठीक है, अरेबिनोज सी प्रोटीन ये भी होती है किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। ये TRP रिप्रेसर, इसको बोला जाता है ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। ठीक है, इसी क्या कहेंगे हम, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर। ठीक है, तो ये कुछ रिप्रेसर प्रोटीन्स है, और ये बोल रहा है क्वेश्चन कि ये इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी अपना इफेक्ट शो करता है सेम डीएनए पर, उसी समय पर सेम डीएनए पर ये होना चाहिए। तो देखते हैं हम, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास में लेग रिप्रेसर वाला, तो यहाँ ये डायग्राम है, डायग्राम से हमें पता चलेगा लेग रिप्रेसर क्या होता है। देखो, लेग रिप्रेसर जो होता है वो जो डीएनए होता है, उस डीएनए में एक जीन होता है जिसे बोलते हैं लेग रेगुलेटरी जीन या लेग आई जीन। ठीक है, ये जो लेग आई जीन होता है, ये जीन यहाँ पर एक छोटा सा mRNA क्रिएट करता है और इससे एक प्रोटीन बनती है जिसे बोला जाता है लेग रिप्रेसर प्रोटीन। ये लेग रिप्रेसर प्रोटीन ओपेरॉन में, ये ओपेरॉन मॉडल है। ठीक है, इसमें प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है और स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, ये स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन, ये जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं आगे चल के। तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है लेग रिप्रेसर प्रोटीन, ये लेग रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बाइंड हो जाती है। जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाती है तो पॉलीमरेज जो है इस प्रमोटर पर बाइंड नहीं हो पाता, पॉलीमरेज एंजाइम, और mRNA का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, मतलब इस स्ट्रक्चरल जीन है इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो लेग प्रोटीन है, ये लेग रिप्रेसर प्रोटीन है, ये बाइंड हो जाती है। ठीक है, जब ये बाइंड हो जाएगी तो mRNA का निर्माण नहीं होगा। ठीक, तो ये जो लेग रिप्रेसर यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर ये इनहिबिशन करेगी ट्रांसक्रिप्शन का। तो ये एक प्रकार का कौन सा इफेक्ट हो गया, केवल नेगेटिव इफेक्ट हो गया। कौन सा इफेक्ट हुआ, नेगेटिव इफेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट है नहीं इस प्रोटीन का यहाँ पर, जब तक कि इसके साथ में यहाँ पर कोई भी जो है इंड्यूसर बाइंड नहीं होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर इंड्यूसर बाइंड हो जाता है, यहाँ पर कोई इंड्यूसर बाइंड हो जाता है तो फिर ये प्रोटीन जो है यहाँ पर बाइंड नहीं हो पाती और mRNA का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या चाहिए होगा, इंड्यूसर चाहिए होगा। तो ये अकेली ये प्रोटीन जो है दोनों काम नहीं कर सकती, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसने कौन सा इफेक्ट शो किया, नेगेटिव शो किया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा डायग्राम है यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का। देखिए, ट्रिप्टोफैन में भी सेम ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जीन होता है यहाँ पर। ये ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर जीन भी यहाँ पर एक छोटा सा mRNA क्रिएट करता है, और ये mRNA से एक रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो क्रिएट होती है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होती है, और ये यहाँ पर जो ऑपरेटर है इसके ऊपर बाइंड नहीं हो पाती स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ पर ये बाइंड नहीं हो पाती, तो यहाँ पर जो है पॉलीमरेज बाइंड हो रखा है, और ये पॉलीमरेज क्या कर रहा है यहाँ पर, ये पॉलीमरेज यहाँ पर RNA का ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, जो कि इसके स्ट्रक्चरल जीन है ट्रिप्टोफैन EDCBA, मतलब ABCDE 5 जीन होते हैं इसके पास में, और इनका ये ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है और यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, ट्रिप्टोफैन का निर्माण कर रहा है। अब जब ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, ठीक है, तो वो ट्रिप्टोफैन इस जो इनएक्टिव रिप्रेसर है इसके साथ में बाइंड हो जाता है यहाँ पर।
जब ये यहाँ पर बाइंड हो जाता है तो ये एक्टिव रिप्रेसर में बदल जाता है और यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है। तो इसको भी ट्रिप्टोफैन की रिक्वायरमेंट होती है, तब तक ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है और जो संरचनात्मक जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है, उसकी क्रियाविधि को रोकता नहीं है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो इसका भी कोई नेगेटिव इफेक्ट और पॉजिटिव इफेक्ट, दो इफेक्ट नहीं है, केवल एक ही इफेक्ट हुआ अकेले का, इस प्रोटीन का अकेले का क्या हुआ, पॉजिटिव इफेक्ट। जब तक कि इसके पास में ट्रिप्टोफैन बाइंड नहीं हो जाता तब तक कि इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो ये दो हमारे जीन हो गए, लेकिन अब देखा हमने कि ट्रिप्टोफैन भी यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहा, ठीक। अब देखते हैं हम आगे, जो है हमारा नंबर तीसरा उदाहरण, वो है अरेबिनोज रेगुलेटरी जीन, यानी कि अरेबिनोज सी प्रोटीन। ये इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर, अरेबिनोज सी प्रोटीन, ठीक है। इसको हम समझते हैं। तो अभी तक तो हमारे दो जो है वो हमारे क्वेश्चन को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब अरेबिनोज सी प्रोटीन जो है, सी रेगुलेटर प्रोटीन, वो एक जीन है जिसको बोला जाता है अरेबिनोज रेगुलेटरी जीन, ठीक है। ये अरेबिनोज रेगुलेटरी जीन होता है, ठीक है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके पास में यहाँ पर ये प्रमोटर है, सॉरी ऑपरेटर है, अरेबिनोज प्रोमोटर, सॉरी ऑपरेटर 2, ठीक है, ये ऑपरेटर है इसका। ये यहाँ पर इसका प्रमोटर है, ठीक है, प्रमोटर सी, अरेबिनोज सी प्रमोटर बोला जाता है इसको। और ये अरेबिनोज सी जो है वो एक रेगुलेटरी जीन है, यहाँ पर ये सी, ठीक। ये केप साइट है, इसके अलावा यहाँ पर दो इंड्यूसर साइट है, ठीक है। और ये यहाँ पर प्रमोटर साइट है जिसे बोला जाता है पी बेड, यानी कि अरेबिनोज बी, अरेबिनोज ए और अरेबिनोज डी जीन के लिए ये यहाँ पर जो है प्रमोटर को बाइंड करवाता है, ठीक है। तो ये जो है अरेबिनोज सी जो जीन है यहाँ पर, रेगुलेटरी जीन ARAC जीन, ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक mRNA बनाता है जिसे बोला जाता है ARAC mRNA। और ये ARAC mRNA ट्रांसलेशन के द्वारा अरेबिनोज सी प्रोटीन बनाता है, ठीक है, अरेबिनोज सी प्रोटीन बनाता है। अब ये जो अरेबिनोज सी प्रोटीन है, ये तब तक बाइंड नहीं होती इसके ऊपर, ठीक है, यहाँ पर जो इसका ऑपरेटर साइट है, इस ऑपरेटर पर तब तक बाइंड नहीं होती जब तक कि इसके पास में क्या नहीं होता, ये क्या नाम है, अरेबिनोज अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। और ये जो जीन होता है, ये जीन जनरली, ये जो इसका स्ट्रक्चरल जीन है, ये वाला जो पोर्शन है स्ट्रक्चरल जीन का, ये वाला स्ट्रक्चरल जीन जो एल अरेबिनोज होता है उसको डी जाइलोज 5 फॉस्फेट में बदलता है, ठीक है। बाद में फिर इसका मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। अभी तो हमने ये सिचुएशन देखी। अब क्योंकि हमें इस प्रोटीन के बारे में जानना है कि ये प्रोटीन जो है अरेबिनोज सी जो रेगुलेटरी जीन है जिसके द्वारा ये अरेबिनोज सी प्रोटीन बनाई जा रही है, ठीक है, ये सी प्रोटीन जो है यहाँ पर किस तरह से फंक्शन करती है। तो यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर कि अरेबिनोज या ग्लूकोज अगर दोनों एब्सेंट है, अरेबिनोज और ग्लूकोज दोनों यहाँ पर क्या हो, एब्सेंट हो, तो यहाँ पर अरेबिनोज की एब्सेंसी में, अगर अरेबिनोज एब्सेंस है तो अरेबिनोज सी प्रोटीन जो होती है वो इस ऑपरेटर पर बाइंड हो जाती है, और एक प्रोटीन जो अरेबिनोज सी प्रोटीन होती है वो तो अरेबिनोज ऑपरेटर 2 पर बाइंड हो जाती है, और दूसरी अरेबिनोज सी प्रोटीन जो होती है वो यहाँ पर ये जो ARFI जीन है जिसको हमने बोला था इंड्यूसर जीन, ठीक है, यहाँ दो जीन है इंड्यूसर जीन, इनको देख लीजिए, ये दो इंड्यूसर जीन है, इनमें से एक इंड्यूसर जीन के ऊपर आकर ये बाइंड हो जाती है, ठीक है। तो जब ये इस तरह से बाइंड हो जाती है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, इस बॉन्डिंग की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है DNA का वो लूप में कन्वर्ट हो जाता है। जब लूप में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर आगे पॉलीमरेज जो है इस पॉलीमरेज बेड जीन पर बाइंड नहीं हो पाता, मतलब यहाँ पर बाइंड नहीं होता और ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो RNA का निर्माण नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि अगर ये इस तरह की कंडीशन में है तो ये एक प्रकार का क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन यदि अगर यहाँ पर अरेबिनोज आ जाए और अरेबिनोज आकर इस सी प्रोटीन के साथ में, अरेबिनोज सी प्रोटीन के साथ में जुड़ जाए, ठीक है, अगर अरेबिनोज अवेलेबल हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, अरेबिनोज और ग्लूकोज, लेकिन ग्लूकोज क्या हो यहाँ पर एब्सेंट हो, ग्लूकोज एब्सेंट हो और अरेबिनोज क्या हो यहाँ पर प्रेजेंट हो। तो अरेबिनोज अगर प्रेजेंट है तो ये अरेबिनोज जो है इस सी प्रोटीन के साथ में बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने की वजह से ये जो
अरेबिनोज ऑपरेटर 2 जीन है, यहाँ पर दूसरा जो अरेबिनोज सी प्रोटीन है वो बाइंड नहीं हो पाता, और इस वजह से इसके बीच में लूपिंग नहीं हो पाती है। जो लूपिंग है ये नहीं हो पाती है, और लूपिंग नहीं होने की वजह से ये जो प्रमोटर है यहाँ पर बाइंड हो जाता है, और प्रमोटर बाइंड होने के बाद में ये यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा mRNA क्रिएट कर दिया जाता है। यानी कि ये कौन सा कंट्रोल हो गया, ये हो गया यहाँ पर पॉजिटिव कंट्रोल। ठीक है, पॉजिटिव कंट्रोल हो गया। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर भी, इस जगह पर भी हमें दो तरह की चीजें हो रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो इफेक्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनमें रिक्वायरमेंट किसकी है, अरेबिनोज की। जिस तरह से लैक्टोज के अंदर, लैक्टोज जीन में हमने देखा था ना, लैक्टोज के अंदर यहाँ पर लेक ओपेरॉन के अंदर हमने देखा कि अगर अलोलैक्टोज यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा तो ये जीन फंक्शन नहीं करेगा, मतलब दूसरा फंक्शन करेगा। मतलब जैसे नेगेटिव कर रहा है, पहले नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, तो अगर ये यहाँ पर हम जोड़ देते हैं एलोलैक्टोज को, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करने लग जाता है। इसी प्रकार से हमने इसके अंदर देखा कि शुरुआत में ये पॉजिटिव रहता है, और अगर शुरुआत में ये नेगेटिव रहता है, और अगर इसको रिप्रेसर यानी कि ट्रिप्टोफैन दे दिया जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है। मतलब यहाँ पर किसी न किसी अलग पदार्थ की रिक्वायरमेंट है, ये स्वयं से काम नहीं कर रहे, एक ही काम करते, दोनों काम नहीं कर सकते। जबकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा रेगुलेटरी प्रोटीन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट कोज करता है, ठीक है ना, दोनों इफेक्ट दर्शाता है, ऐसा कौन सा प्रोटीन है। तो ये तीसरा प्रोटीन भी हमारा नहीं है, यानी कि अरेबिनोज सी प्रोटीन भी नहीं है, क्योंकि इसको भी, ये जो अरेबिनोज सी प्रोटीन जो रेगुलेटर प्रोटीन है, इसको भी अरेबिनोज की रिक्वायरमेंट होती है पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट शो करने के लिए। तो अब क्या बच गया अपने पास में, अब बच गया अपने पास में थर्ड जीन बच गया, जो कि है अपना लेमडा रिप्रेसर सीआई जीन। ठीक है ना, लेमडा रिप्रेसर सीआई जीन, जो कि यहाँ पर है अपना ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है अपना लेमडा सीआई रिप्रेसर। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर तो आ गया, क्योंकि 3 तो है ही नहीं, चौथा वाला जो ये वाला 2 नंबर का जो है वो अपना आंसर है इसके अंदर। तो ये 2 नंबर का आंसर कैसे है, इसको भी समझ लेते हैं कि 2 नंबर का आंसर क्यों आया यहाँ पर, क्या है, लेमडा सीआई रिप्रेसर जीन। ठीक है, तो लेमडा सीआई रिप्रेसर जीन की अगर आप बात करेंगे तो इस जीन को हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट ए सेकेंड में इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ रख देते हैं इसको समझने के लिए अपने को। ठीक है, देखिएगा, अब ये अपना लेमडा सी आई रिप्रेसर जीन है। ठीक है ना, लेमडा सी आई नहीं बोलेंगे इसको, फर्स्ट बोलेंगे सी फर्स्ट रिप्रेसर। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये हमारा सेकंड नंबर का ऑप्शन है जो कि यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से जीन है। तो इसके अंदर यहाँ देखोगे आप, तो ये इसका इंटीग्रेटेड जीन है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेटेड, सॉरी। और ये है यहाँ पर प्रमोटर फर्स्ट। ठीक है, ये देखोगे आप, तो यहाँ पर है एक प्रमोटर लेफ्ट साइड, यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट साइड है। मतलब ये जो जीन है ये पूरा गोलाकार जीन होता है। तो इसमें यहाँ से अगर आप इसको डिवाइड कर दे, हम इस जगह से हम डिवाइड कर दे, इसको 2 भागों में बांट दे, तो यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, इसके साइड वाला जो पोर्शन है, ये सारा का सारा राइट साइड है। कौन सा साइड है, राइट साइड। और ये वाला जो भाग है ये इसका लेफ्ट साइड है। ठीक है ना, लेफ्ट साइड। तो यहाँ पर इधर जितने भी जीन है वो सब राइट जीन कहलाते हैं, और इधर वाले जो जीन है वो सब लेफ्ट जीन कहलाते हैं। जो लेफ्ट जीन है वो अर्ली जीन होते हैं, पहले काम करते हैं, और जो राइट जीन होते हैं वो लेट जीन होते हैं, जो कि बाद में फंक्शनल होते हैं, यानी कि बाद में काम करते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार के जीन है, जैसे पीएल है, ओएल है, ओ मतलब ऑपरेटर, पी मतलब प्रमोटर। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा जीन है C1, और यहाँ पर ये C2। ऐसे ही यहाँ पर आगे चल के C3 होता है। ठीक है ना, C3 भी होता है। तो ऐसे इसके भी बहुत सारे पार्ट्स है, C1 C2 C1 C2 और C3। जो C3 होता है वो C2 को जो है स्टेबलाइज करने का काम करता है। जो C3 जो होता है, यहाँ मान लेते हैं हम कि C3 है, तो यहाँ पर जो C3 होगा, ये C3 जो होगा ये C2 को क्या करेगा, स्टेबलाइज करने का काम करता है। ये स्टेबलाइज करने का काम करता है C2 को, C3। ठीक है ना, ये इसका काम होता है, इससे ज्यादा कुछ काम नहीं होता है। अब यहाँ पर जो काम है मेन वो है C2 का। ठीक है, C2 का और C1 का, जिसके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। ये समझ में आ गया लेफ्ट और राइट की तरफ में कौन कौन सा जीन अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है जी, चलिए अभी हम ये देखते हैं यहाँ पर कि ये जो जीन है आपका, सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर
कि ये जो PL है, यानी कि लेफ्ट का जो प्रोमोटर है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ठीक है ना, ये क्या करता है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करता है, समझ लेना है बात को। ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में ये ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए करता है, इस एन के लिए, इस एन के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है, और एक mRNA कोड करता है। ये यहाँ पर mRNA बन रहा है, तो ट्रांसक्रिप्शन करता है किसके लिए, फॉर एन जीन। ठीक है ना, एन जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन करता है। और यहाँ पर जो प्रोटीन बनती है वो होती है ट्रांसक्रिप्शन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन बनाता है ये बनाता है ट्रांसक्रिप्शन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन यहाँ पर ये जीन बनाता है। कौन सा जीन, PL जीन, जब एन के लिए बनाता है, मतलब जो एन का ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो ये एन जो है, ये एन जीन जो है, ये बनाता है यहाँ पर प्रोटीन। कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब ये जो एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन होती है, एंटी टर्मिनेटर का मतलब होता है कि जो कि ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन ना होने दे, ऐसी प्रोटीन ये यहाँ पर क्रिएट करता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये ऐसी प्रोटीन को यहाँ पर कोड करता है, बनाता है। ठीक है जी। अब ये जो प्रोटीन बनती है, ये प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन को अलो करती है। इस प्रोटीन का काम क्या है, इस प्रोटीन का काम है ट्रांसक्रिप्शन को अलो करना, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने देना। तो ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन कराती है, यानी कि सॉरी, RNA का सिंथेसिस होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन है, तो ट्रांसक्रिप्शन होने देती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन मतलब RNA का सिंथेसिस। ठीक है, RNA का सिंथेसिस करवाती है। बात समझ में आ गई। अब RNA का सिंथेसिस होता है, तो ये RNA का सिंथेसिस होने से एक प्रोटीन बनती है जिसे बोलते हैं हम एन प्रोटीन। ठीक है, एन प्रोटीन। कहने का मतलब है, इतनी सारी बात लिखने का मतलब ये है कि ये जो PL जीन है, ये जो प्रमोटर जो है, लेफ्ट प्रोमोटर, ये लेफ्ट प्रोमोटर mRNA क्रिएट करता है। ये जो mRNA होता है, ये mRNA एक प्रोटीन बनाता है जिसे बोलते हैं हम एन प्रोटीन। ठीक है, एन के लिए, एन जीन के लिए एन प्रोटीन बनाता है, और एन प्रोटीन जो बनती है वो होती है एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन। ठीक है ना, कौन सी प्रोटीन होती है, एंटी टर्मिनेटर प्रोटीन होती है। ये इतनी सी बात समझ गई आपको यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। तो ये एन प्रोटीन बन गई यहाँ पर। अब ये जो एन प्रोटीन होती है, ये एन प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन करती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेती है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन किस किस का होता है, यहाँ पर ये एन प्रोटीन जो है ट्रांसक्रिप्शन करवाती है किसका, C सेकेंड जीन का। अब देखो C सेकेंड कहाँ पर है, ये C सेकेंड है, इस जीन के लिए ये ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। ठीक है, इसके अलावा ये जो O जीन है, इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन करवाती है, और जो P जीन है उसके लिए भी ट्रांसक्रिप्शन करवाती है, और जो Q जीन है इसके लिए भी ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। मतलब ये जो N प्रोटीन बनी है, ये N प्रोटीन जो है इतने जीन के लिए ट्रांसक्रिप्शन करवाने का काम करती है, C सेकेंड, O, P और Q। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर जो ये जो एन प्रोटीन होती है, ये इसमें क्या होता है, एन प्रोटीन की वजह से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है यहाँ पर। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये किसका होता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन होता है किसका होगा, C सेकेंड, O, P और Q जीन का। ठीक है ना, किस किस का होगा, C सेकेंड जीन, O जीन, P जीन और Q जीन का। समझ में आया। अब देखो ये कहाँ पर है, ये C सेकेंड है यहाँ पर, ये O यहाँ पर है, P यहाँ पर है और Q यहाँ पर है। Q ये सब किधर है, अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमने देखा अभी, ये सब किधर है, राइट साइड में है। ठीक है ना, ये राइट साइड में एन, तो सी जो ये प्रमोटर है, लेफ्ट प्रमोटर, इस लेफ्ट प्रमोटर ने एन के लिए प्रोटीन बनाया, लेकिन इस एन प्रोटीन ने सबके लिए काम करना शुरू कर दिया, C सेकेंड के लिए भी, O के लिए भी, P के लिए भी और Q के लिए भी। ठीक है ना, जितने भी जीन है सबके लिए काम करना शुरू कर दिया। ठीक है जी। अब ये जो C सेकेंड है, ये जो C सेकेंड है, ये C सेकेंड जीन, यहाँ पर ये जीन है, इनका सबका ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका, C सेकेंड जीन का, O का, P का और Q का। तो ये जो C सेकेंड जीन है, ये C सेकेंड जीन C सेकेंड प्रोटीन बनाएगा। कौन सी प्रोटीन बनाएगा, C सेकेंड प्रोटीन, मतलब जैसा इसका नाम है वैसी ही प्रोटीन ये बना देगा, यहाँ पर C सेकेंड प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, अब ये जो C सेकेंड प्रोटीन होगी, यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें, ये जो C सेकेंड प्रोटीन होगी, इसी का ही कमाल होगा सारा का सारा। ये दो तरीके के जीन को एक्टिवेट करती है, दो जीन को एक्टिवेट करती है। ठीक है ना, ये जो C सेकेंड प्रोटीन है, ये दो जीन को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। देखिएगा कैसे करती है,
ये सी सेकंड प्रोटीन है और 2 जीन को ये एक्टिवेट करती है। यहाँ पर हम इसको बना देते हैं। एक तो ये टर्न ऑन करती है, किसको टर्न ऑन करती है, एक C1 को, और दूसरा ये टर्न ऑन करती है इंटीजर को, टर्न ऑन करती है किसको, INT जीन को, इंटीजर जीन को, ठीक है, INT जीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीन, ठीक है। देखो यहाँ पर है ये सी सेकंड प्रोटीन, तो ये सी सेकंड प्रोटीन एक तो इसको इंटीग्रेटेड, इसको जो है एक्टिवेट करती है, और दूसरा ये किसको एक्टिवेट करती है, इस INT जीन को, इस इंटीग्रेटेड जीन को। मतलब इस सी सेकंड से जो प्रोटीन कोड होती है, यहाँ पर जो सी सेकंड प्रोटीन बनती है, ये इन दोनों को क्या करती है, एक्टिवेट करती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे टर्न ऑन इंटीजर जीन जो है टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमें तो C1 से मतलब है ज्यादा, तो हम पहले C1 को समझते हैं। अब देखो जैसे C1 टर्न ऑन हुआ तो इस C1 एनकोड करता है, ये बनाता है हमारा, एनकोड करता है क्या, लेमडा रिप्रेसर प्रोटीन को, ठीक है। किसको कोड करता है, ये लेमडा रिप्रेसर को, यही है C1 अपना लेमडा रिप्रेसर, जो कि हमारे ऑप्शन में है। तो ये जो लेमडा रिप्रेसर को एनकोड करता है, तो ये प्रोटीन, ये जो लेमडा रिप्रेसर प्रोटीन है, ये बाइंड हो जाती है कहाँ पर, ये बाइंड हो जाती है OL और OR पर, जो O ऑपरेटर लेफ्ट साइड का ऑपरेटर, और लेफ्ट साइड का ही क्या है, राइट साइड का ऑपरेटर, ठीक है ना। OL और OR देखो कहाँ पर है, ये OL तो यहाँ पर है, ये तो OL, देखो ये OL है और ये OR है, ठीक है ना। मतलब लेफ्ट साइड का ऑपरेटर और राइट साइड का ऑपरेटर दोनों जगह जाकर क्या हो जाती है, ये बाइंड हो जाती है, रिप्रेसर प्रोटीन है, ठीक है। और ये इसके आसपास के जो जीन होते हैं PL और PR, इन दोनों को क्या करती है, ये ओवरलैप कर लेती है। देखो इस OR के पास में, इस OR के पास में जो जीन है, यहाँ पर कहाँ है OR, ये OR है, ठीक है ना, ये OR है यहाँ पर, इस जगह पर ये है दोनों जीन OR और PR, तो ये PR को क्या कर लेती है, यहाँ पर ओवरलैप कर लेती है। इसी तरह से ये OL होती है, ये PL को क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, यहाँ आकर ये जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है। इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझने के लिए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कहानी को। देखो यहाँ पर ये OR पर आकर बाइंड हुई, तो ये OR और PR दोनों साथ साथ ही जीन है, तो ये जैसे ही यहाँ पर बाइंड होती है, इसको भी ओवरलैप करती है, इस प्रमोटर को भी ओवरलैप कर देती है, और ये लेफ्ट वाले प्रमोटर को भी क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है। तो ये ओवरलैप करने के बाद में, ठीक है ना, इन दोनों प्रमोटर को क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती। तो ओवरलैप करने से इस प्रमोटर पर कोई पॉलीमरेज बाइंड नहीं होता, और mRNA का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, रुक जाता है। समझ में आया, mRNA का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इसने क्या कर लिया, बाइंड हो गई OL और OR पर, ठीक है, और इसको क्या कर लिया, एंड ओवरलैप, और क्या कर लेती है, ओवरलैप कर लेती है, ठीक है, ओवरलैप कर लिया, ठीक है। ओवरलैप किसको किसको करेगी, ओवरलैप करेगी PL और PR को, PL और PR को, PR प्रमोटर को, ये दोनों क्या है, प्रमोटर है, ठीक है। इन प्रमोटर को क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी, तो क्या होगा, आगे का ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, ठीक है ना, आगे का ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो प्रिवेंट फर्दर ट्रांसक्रिप्शन, यहां लिख देते हैं अपन, प्रिवेंट फर्दर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर रुक जाएगा। समझ में आ गई बात। अब जैसे ही यहां पर ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, ठीक है, तो N और CR के लिए भी इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रांसक्रिप्शन, अगर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन रुक गया तो N के लिए भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, तो ये आगे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ N एंड CR वो भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि हमने देखा है कि जो सी सेकंड प्रोटीन होती है, ये जो सी सेकंड प्रोटीन होती है, ये इंटीजर के लिए बना रही है यहाँ पर। अब इसने क्या कर दिया, इसने C1 के लिए प्रोटीन बना दी, रिप्रेसर प्रोटीन बना दी। इस रिप्रेसर प्रोटीन ने क्या किया, इसने जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाई लेमडा रिप्रेसर, वो इस पर बाइंड हो गई और इस पर बाइंड हो गई। तो इस पर बाइंड हो गई तो इधर यहाँ पर इस ये प्रमोटर भी काम नहीं कर रहा आपका, R प्रमोटर, और ये वाला प्रमोटर भी काम नहीं कर रहा। तो न तो N के लिए ट्रांसक्रिप्शन होगा, न ही CRO के लिए ट्रांसक्रिप्शन होगा। समझ में आया बात, न तो N के लिए ट्रांसक्रिप्शन होगा, न ही CRO के लिए ट्रांसक्रिप्शन होगा। अब CRO के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें यहाँ समझना पड़ेगा। क्या समझना है हमें, यहाँ पर देखो,
इधर हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है CRO का, वो कैसे होता है, यहाँ पर क्या होता है कि एक जीन है आपका PR जीन, ठीक है ना, एक जीन है आपका, कौन सा जीन है, PR जीन। ये देखो यहाँ पर ये PR जीन है, ठीक है, ये देखो ये PR जीन है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि राइट प्रमोटर है। ये जो राइट प्रमोटर होता है ये ट्रांसक्रिप्शन करता है, यहाँ पर ये ट्रांसक्राइब होता है, यानी कि ये क्या करता है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करता है। और ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद में ये यहाँ पर एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं CRO, ठीक है, ये एक प्रोटीन बनाता है। और ये जो प्रोटीन होती है CRO प्रोटीन, ठीक है ना, ये CRO प्रोटीन जो होती है, ये प्रोटीन बनती है किससे, इस CRO जीन से। ये जो प्रमोटर होता है, ये प्रमोटर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन करवाता है। ट्रांसक्रिप्शन करवाने से यहाँ पर CRO की जगह पर mRNA क्रिएट होता है, और mRNA क्रिएट होकर ये प्रोटीन बनाता है जिसे बोला जाता है CRO प्रोटीन। CRO का नाम है कंट्रोल ऑफ रिप्रेसर एंड अदर, ये रिप्रेसर को कंट्रोल करने का काम करती है CRO, ठीक है, रिप्रेसर और अदर को कंट्रोल करने का काम करती है CRO प्रोटीन, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये CRO प्रोटीन होती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो CRO जीन है यहाँ पर और ये N जीन है, इसका भी निर्माण क्या होगा यहाँ पर, मतलब ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा, क्योंकि PR और PN, ठीक है ना, दोनों ही क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। ब्लॉक हो गए तो न तो इधर निर्माण होगा, न ही इधर ट्रांसक्रिप्शन होगा, न तो इधर ट्रांसक्रिप्शन होना है, न ही इधर ट्रांसक्रिप्शन होना है, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो प्रिवेंट फर्दर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करेगा यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो जाएगा यहाँ पर ब्लॉक। ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ N एंड CRO, N एंड CRO क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ये जरूरी है, ये दोनों चीज जरूरी है। लेकिन यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है कि जब ये काम हो रहा होता है, जब ये काम हो रहा होता है, C1 जब एक्टिवेट होता है तो उस समय CRO काम करना बंद कर देता है, और जब CRO एक्टिवेट होता है तो जो आपका N है वो काम करना बंद कर देता है। ये दोनों अल्टरनेट में काम करते हैं, ये एक दूसरे के पूरक है, ये मान के चलिए आप, है ना, ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और दोनों अलग अलग समय पर ही फंक्शनल होते हैं, अलग अलग काम करते हैं, एक साथ फंक्शनल नहीं होते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसक्रिप्शन N एंड CRO, ठीक है, N और CRO का क्या हो गया यहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अगर यहाँ पर एक और रिप्रेसर जोड़ दिया जाए, कुछ और रिप्रेसर यहाँ पर जोड़ दिया जाए, ज्यादा रिप्रेसर को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा, ठीक है, ए रिप्रेसर यहाँ पर बाइंड हो जाएगा, ए रिप्रेसर बाइंड टू OR, ठीक है ना, OR पर बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो एक तो OL पर बाइंड हो गया, दूसरा किस पर बाइंड हो गया, OR पर बाइंड हो गया, क्योंकि N और CRO दोनों का ही हमें क्या करना है, ब्लॉकेज करना है। तो एक रिप्रेसर बाइंड हो गया किसके ऊपर, OR पर, ठीक है। ये क्या करेगा, ये जैसे ही OR पर एक और रिप्रेसर बाइंड होगा, ये स्टिमुलेट कर देगा भाई, ये क्या कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा, किसको, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मोर रिप्रेसर, ठीक है, मोर रिप्रेसर को ये स्टिमुलेट कर देगा। जब और ज्यादा रिप्रेसर स्टिमुलेट हो जाएगा, ठीक है, रिप्रेसर जो है और ज्यादा रिप्रेसर बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, रिप्रेसर mRNA बनना शुरू हो जाएंगे। तो रिप्रेसर ही बनना शुरू हो जाएंगे, किससे बनेंगे ये, फ्रॉम रिप्रेसर mRNA फ्रॉम किससे बनेंगे, किससे स्टिमुलेशन होगा इसका होगा PRM से, ठीक है, PRM। अब ये जो PRM है, पॉलीमरेज रिप्रेसर मॉडरेट, ठीक है, PRM, ये वाला PRM जीन, ठीक है, ये दोबारा से रिप्रेसर बनाना शुरू कर देगा, और ये जो रिप्रेसर होंगे ये CI पर बाइंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये CI पर बाइंड होना शुरू हो जाएंगे, तो फिर ये जो DNA है, ये जो बैक्टीरियोफेज है, ये चला जाएगा किसमें, लाइसोजेनिक साइकिल, सॉरी, किसमें चला जाएगा, लाइसोजेनिक साइकिल में, ठीक है। तो ये काम तो हो गया यहाँ पर CI का। अब दूसरा हमने देखा था यहाँ पर कि एक और जीन होता है इंटीजर जीन, ठीक है। ये जो इंटीजर जीन होता है यहाँ पर, ये इंटीग्रेज प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। कौन सी प्रोटीन, इंटीग्रेज प्रोटीन, ठीक है, इंटीग्रेज प्रोटीन को ये बनाता है, ठीक है। अब ये जो इंटीग्रेज प्रोटीन होती है, ये इंटीग्रेटेड करवाती है लेम्डा क्रोमोसोम को,
क्या करवाती है ये इंटीग्रेटेड करवा देती है, इंटीग्रेटेड करवा देती है लेम्डा क्रोमोजोम को किससे, टू जो आपका जो भी होस्ट है इसका, ठीक है ना, टू होस्ट क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम, ठीक। तो यहाँ पर जब ये इस तरह से करवा देती है तो ये जो होस्ट क्रोमोजोम होता है, ठीक है, तो ये जो भी सेल होती है जिसके अंदर बैक्टीरियोफेज ने आक्रमण कर रखा है वो चले जाते हैं किसके अंदर, लाइसोजेनिक साइकिल के अंदर, लाइसोजेनिक साइकिल में चली जाती है। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अभी जो फेज है वो किसमें है, लाइसोजेनिक साइकिल में। तो हमने देखा कि अगर कम अमाउंट होता है किसका, इस रिप्रेसर प्रोटीन का, यानी कि जो लेम्डा रिप्रेसर प्रोटीन है, इस लेम्डा रिप्रेसर प्रोटीन का अगर कम अमाउंट होता है तो भी ये क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को रोकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन को रोक रही कम अमाउंट में। लेकिन अगर इसका अमाउंट ज्यादा कर दिया जाए, इसी प्रोटीन का, कोई दूसरा प्रोटीन यहाँ लगाना नहीं है, अगर इसका अमाउंट और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना, एक रिप्रेसर और बाइंड करा दिया जाए, तो क्या करती है, स्टिमुलेट करती है मोर रिप्रेसर एमआरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टिमुलेट कर रही है। किसका ट्रांसक्रिप्शन स्टिमुलेट कर रही है, पीआरएम का। किसका ट्रांसक्रिप्शन जो है ये कर रही है, पीआरएम का। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर, अभी हमने आधा ही किया है, आधा और है अभी, ठीक है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अगर लो कंसंट्रेशन है, अगर सी आई का क्या है यहाँ पर, लो कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ब्लॉक करती है किसको, पीआर को, ठीक है ना, पीआर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना। उसके अलावा ये किसको ब्लॉक करती है, क्रो को, सीआरओ को ब्लॉक करती है, पीआर और सीआरओ को ब्लॉक करती है लो कंसंट्रेशन में। लेकिन अगर हाई कंसंट्रेशन दे दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए, इसको हाई कंसंट्रेशन दे दिया जाए, तो ये क्या करती है, प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देती है ना। हाई कंसंट्रेशन दिया जाए इसको तो ये क्या करती है, यहाँ पर डाउनवार्ड सिस्टम में इसका प्रोडक्शन बढ़ा देती है, ठीक है ना, प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। हाई कंसंट्रेशन में ये क्या कर देती है, यहाँ पर इस खुद का प्रोडक्शन बढ़ाती है, ठीक है ना। हाई कंसंट्रेशन में ये क्या करती है, इट्स ओन, हाई कंसंट्रेशन देते हैं हम तो ये इट्स ओन प्रोडक्शन को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, ठीक है, इसके खुद के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। यहाँ पर देखो, स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ मोर रिप्रेसर एमआरएनए, और ज्यादा रिप्रेसर एमआरएनए को बनाना शुरू करवा देती है, ठीक है ना, किससे, फ्रॉम पीआरएम से, ठीक है। कैसे करती है, ऐसे करती है। तो कहने का मतलब है अगर लो कंसंट्रेशन है तो ये ब्लॉक करती है, यानी कि नेगेटिव कंट्रोल कोच करती है, और अगर हाई कंसंट्रेशन है तो पॉजिटिव कंट्रोल क्रिएट करती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर तो नेगेटिव कंट्रोल कर रही है, और यहाँ पर कौन सा कंट्रोल कर रही है, पॉजिटिव कंट्रोल कर रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हमारा जो आंसर है वो यही है कि ये जो सीआई प्रोटीन होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंट्रोल को क्रिएट करती है, ठीक है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं कि सीआरओ जीन क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अगर रिप्रेसर एब्सेंस है, मतलब कि सी आई यहाँ पर क्या हो, एब्सेंस हो, सी फर्स्ट यहाँ पर क्या हो, एब्सेंट हो, सी फर्स्ट क्या हो यहाँ पर, एब्सेंट हो। सी फर्स्ट क्या है यहाँ पर, सी फर्स्ट का मतलब है यहाँ पर रिप्रेसर, सी फर्स्ट का मतलब क्या है, रिप्रेसर। और ये जो रिप्रेसर है इसे हम क्या बोलते हैं, लेमडा रिप्रेसर, ठीक है, रिप्रेसर लेमडा, लेमडा रिप्रेसर बोलते हैं। अगर ये यहाँ पर क्या हो, एब्सेंट है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो फिर क्या होगा, तो ये जो ओ आर है, ये जो ओ आर है यहाँ पर, ये ओ आर क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवा देता है, किसके ऊपर, पी आर, इस पी आर पर, ये जो पी आर है इस पर, ठीक है। एंड सी आर ओ, जो पी आर है और सी आर ओ जो दोनों सासा जीन है, इन दोनों के ऊपर ये बाइंड करवा देता है। समझ में आ गई बात। कौन, ये आपका सी आई, अगर यहाँ पर यानी कि रिप्रेसर यहाँ पर एब्सेंट है, तो एब्सेंट है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ आर अलो आरएनए पॉलीमरेज टू बाइंड, किस पर बाइंड करवाएगा, पी आर एंड सी आर ओ पर, ठीक है ना। पॉलीमरेज जिस पर ही बाइंड होगा, पी आर पर बाइंड होगा, और सी आर ओ को क्या कर दिया जाएगा, जो है ट्रांसक्राइब किया जाएगा, ठीक है ना। पी आर पर मान लेते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसमें, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो पी आर पर, तो पी आर पर बाइंड होगा, तो पी आर पर बाइंड होगा तो क्या होगा, पी आर पर बाइंड होने से क्या होगा, यहाँ पर पी आर पर बाइंड होने से ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा,
पीआर पर बाइंड होने से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। किसका ट्रांसक्रिप्शन होगा भाई, ट्रांसक्रिप्शन होगा यहाँ पर सीआरओ का, ठीक है ना। ये पीआर पर बाइंड हो रहा है यहाँ पर, पीआर कहाँ पर है, ये देखिएगा यहाँ से मैं इसको हटा रहा हूँ दोबारा से, ये पीआर यहाँ पर है, और इस पीआर का क्या हो रहा है यहाँ पर ये पीआर का क्या हो रहा है, पीआर पर जुड़ रहा है आपका पॉलीमरेज, तो ये सीआरओ के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, एमआरएनए बन रहा है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा किसका, सीआरओ का। अब सीआरओ का ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ठीक है, सीआरओ का क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो इसने एक प्रोटीन बनाई जिसका नाम है सीआरओ प्रोटीन, तो ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, सीआरओ प्रोटीन बनेगा, ठीक है भाई, क्या बनेगा, सीआरओ प्रोटीन बनेगा। अब सीआरओ प्रोटीन बनेगा तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देगा आरएनए सिंथेसिस को फ्रॉम पीएल एंड पीआर, क्या कर देगा, ये डिक्रीज कर देगा, ठीक है, डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज कर देगा ये आरएनए आरएनए सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस फ्रॉम किससे, कौन सा, जो है आपका पीएल एंड पीआर, ठीक है ना, पीएल एंड पीआर। क्यों कर रहा है भाई ऐसा, क्योंकि अब जाना है लाइटिक साइकिल में, अब हमें इसमें रुकना नहीं है, बैक्टीरिया के साथ जो है बंद कर नहीं रहना, हमें जाना है, तोड़ना है, इसका लाइटिक साइकिल बनाना है, तो अब प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी हमें, है ना। तो ये पीएल है और पीआर है, ये देखो ये पीएल है और ये पीआर है, तो इसका जो स्टिमुलेशन है वो क्रिएट कर देता है, अलो करा देता है, कौन, सीआई की अनुपस्थिति, ठीक है ना, सीआई की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सीआई क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो सीआई है ये नेगेटिव इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है ना, इधर तो सीआई पॉजिटिव कर रहा था, इधर सीआई नेगेटिव कर रहा है, इस प्रोसीजर में अगर प्रोसीजर के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पीएल एंड पीआर का जो है सिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, तो फिर क्या हुआ, सी सेकेंड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि जब पीएल और पीआर नहीं बनेगा, देखो यहाँ पर पीएल यहाँ पर एन को बनाता है तो ये नहीं बनेगा, जो पीआर है वो सीआरओ को बनाता है और सी सेकंड को बनाता है तो ये भी नहीं बनेगा, तो सी सेकंड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब सी सेकंड डिक्रीज हो जाएगा तो सी सेकंड ने किसको बनाया है, सी सेकंड ने बनाया है यहाँ पर, ये देखो सी सेकंड ने किसको बनाया है, C1 को, ठीक है ना, C1 को जो है इन्होंने क्या किया था, एक्टिवेट किया था, और इसी तरह इसने सी सेकंड ने किसको एक्टिवेट किया था, इंटीग्रेटेड जीन को एक्टिवेट किया था। अब यहाँ पर सी सेकंड क्या हो जाएगा, सी सेकंड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, सी सेकंड में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सी सेकंड का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा तो जो है आपका ये जीन जो है इसका टर्न ऑन नहीं होगा, और टर्न ऑन नहीं होगा तो फिर ये जो है किस में चला जाएगा, दूसरा पाथवे जो कि है लाइटिक पाथवे, ये जो आपका बैक्टीरियोफेज है वो चला जाएगा किसके अंदर, लाइटिक पाथवे के अंदर, लाइटिक पाथवे में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन करता है, हालांकि ये बहुत ही छोटे तरीके से मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर क्वेश्चन का ही जो है आंसर जानना था, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जानने का मतलब ये होता है कि आपको उसका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में, कि हम उसका आंसर लेके कैसे आए हैं, वो आंसर ही क्यों है उसका, ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है हमारा राइट होगा। क्योंकि अगर आप सरसरी नज़र से अगर किताब में पढ़ोगे ना, किताब को अगर आपने सरसरी नज़र से पढ़ा और इसका कंसेप्ट, अंदर का कंसेप्ट नहीं जाना, तो मेरी गारंटी है ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर 50 लोगों से, 50 मतलब अगर 100 बच्चे हैं वहां पर एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम 50 ने तो इसको गलत किया ही होगा, अगर उसने ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो, ठीक है। तो सबने ये लगाया होगा इसका अरेबिनोज सी प्रोटीन वाला जी, क्योंकि यहाँ पर हर किताब के अंदर ये लिख रखा है कि अरेबिनोज सी प्रोटीन जो है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, ये कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, लेकिन इसको भी रिक्वायरमेंट है किसकी, अरेबिनोज की, ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट नहीं करता, इसको किसी न किसी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि यहाँ पर केवल अकेला ही जो है आपका लेमडा रिप्रेसर, वो लेमडा रिप्रेसर C1 जो है वो सीधा डायरेक्ट अगर लो कंसंट्रेशन में है तो नेगेटिव इफेक्ट शो करता है, और अगर हाई कंसंट्रेशन है उसके तो पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पर 2 नंबर का आंसर होगा लेमडा C1 रिप्रेसर, क्योंकि ये ही एक ऐसा रेगुलेटरी प्रोटीन है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से रेगुलेशन करता है, सेम डीएनए पर सेम जगह पर बंधे हुए, ठीक है ना, एक ही जगह पर बंधे बंधे ये सारा काम कर रहा है, लेमडा C1 रिप्रेसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, अगर नहीं आया तो आप 2 बार देखिए,
ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, वैसे जो आपको पढ़ाया गया है इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपके और भी जो है कंसेप्ट वो एनहेंस हुए होंगे इस क्वेश्चन से। ठीक है, अगर आपके भी दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और आंसर जानने की कोशिश करें। और अगर आपको और ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप जो सर्च बार है हमारे यूट्यूब चैनल का, उस यूट्यूब चैनल के सर्च बार में जाएं और वहाँ पर अपना क्वेश्चन के जो 5 to 6 क्रेडेंशियल है, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको नोट करें और सर्च करें, आपको क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।